हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हम एक नया टॉपिक ड्रिफ्ट वेलोसिटी करने जा रहे हैं। देखिए हमने अभी तक जो बात किया है ओम्स लॉ हमने डिस्कस किया, या उससे पहले जो करंट हमारे कंडक्टर में फ्लो करता है बिना पोटेंशियल के, बिना बैटरी लगाए या बैटरी लगाने के साथ साथ उन सारे केसेस हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, जो चार्ज कैरियर हमारे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में कॉन्टिन्यूअसली मूव करते रहते हैं। अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं प्रोवाइड करेंगे, बैटरी नहीं कनेक्ट करेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं प्रोवाइड करेंगे, उस केस में उन इलेक्ट्रॉन्स का जो मूवमेंट है वो कंप्लीटली रैंडम होगा, जिस वजह से उनका नेट डिस्प्लेसमेंट, नेट वेलोसिटी सब जीरो के बराबर है। करंट उस केस में जीरो होता है क्योंकि क्रॉस सेक्शन के थ्रू नेट अमाउंट ऑफ चार्ज जो पास कर रहा है वो जीरो के बराबर होता है। वही हमने देखा था कि जब हम बैटरी कनेक्ट कर देते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी जनरेट हो जाती है, तब जो चार्जेस हैं उनका मोशन उसी तरीके से होता है, लेकिन वो थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट करते चले जाते हैं, थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करते चले जाते हैं। तो एज अ रिजल्ट ये उनका कुछ ना कुछ नेट डिस्प्लेसमेंट होता है, कुछ नेट एवरेज वेलोसिटी होती है। और मैंने वहां पर आपसे कहा था कि जो नेट एवरेज वेलोसिटी होगी उस इलेक्ट्रॉन की, उस नेट एवरेज वेलोसिटी को, मतलब बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स की, उस नेट एवरेज वेलोसिटी को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। तो मैं दो सिचुएशन आपको बनाकर दे रहा हूं। एक इलेक्ट्रिक फील्ड के एब्सेंस की बात। इलेक्ट्रिक फील्ड यानी आप समझिए मोटे तौर पे कि अगर आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है, इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है तो इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स लगने की वजह से वो आगे की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। तो आप इसमें केस वाइज समझिए। केस वन हमारा है कि जब आपने कोई बैटरी नहीं कनेक्ट कर रखा है, नो बैटरी कनेक्शन। तो जब आप कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करेंगे, जब हम लोग बच्चों कोई बैटरी कनेक्ट नहीं करते हैं, तो उस केस में V की वैल्यू कितनी होती है? जीरो। और V की वैल्यू जीरो होने का मतलब कि कोई इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमारा प्रेजेंट नहीं है। क्लियर है बात? तो इस केस में अगर हमारे पास ये कंडक्टर है और इस कंडक्टर में अगर हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, मैं सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन अभी फिलहाल शो कर रहा हूं। ये इलेक्ट्रॉन कैसे मूव करेगा? ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा ऐसे, फिर कहीं ना कहीं किसी आयन से जाकर टकराएगा, टकराने की वजह से इसकी, ये हमने डिस्कस कर रखा है, टकराने की वजह से इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, फिर ये इधर मूव करेगा, इधर मूव करके यहां तक पहुंचेगा, फिर किसी आयन से टकराएगा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर ये इधर मूव करेगा, किसी आयन से टकराएगा, फिर इसकी डायरेक्शन चेंज होगी, फिर यहां से टकराने के बाद इधर आएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, फिर यहां से यहां पहुंचेगा, किसी आयन से टकराएगा, डायरेक्शन चेंज होगी, और उसके बाद फिर ये वापस से अपने ओरिजिनल पोजीशन में पहुंच जाएगा। यहां पर जो नेट डिस्प्लेसमेंट है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो के बराबर है, इसीलिए जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी भी जीरो के बराबर है। क्लियर है बच्चों? ये केस हमने डिस्कस किया था। अब इसी में अगर सपोज करें कि केस टू हम लोग देखते हैं कि अगर इसी में अगर हम बैटरी कनेक्ट कर रहे हैं, यानी कि बैटरी कनेक्शन है, अगर बैटरी कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा, यानी पोटेंशियल डिफरेंस जीरो के बराबर नहीं होगा, एज ए रिजल्ट इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो के बराबर नहीं होगी। अब इसकी वजह से सेम कंडक्टर में अब देखिए क्या होगा। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये थोड़ा थोड़ा आगे की तरफ शिफ्ट होता चला जाए। कैसे? देखिएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपका पहले यहीं पर आकर कर जा रहा था स्ट्राइक, अब ये थोड़ा आगे बढ़ गया, फिर अब ये इधर मूव करेगा, थोड़ा सा आगे बढ़ जाएगा, देखिए थोड़ा आगे बढ़ गया है, तो ये समझाने के लिए है, ठीक है। फिर ये इलेक्ट्रॉन थोड़ा आगे बढ़ गया है, फिर ये वापस से जा रहा है, अब जितना पीछे इस केस में गया था थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया है ना, फिर ये आगे बढ़ेगा, थोड़ा आगे शिफ्ट कर गया, ठीक है।
मोशन बिल्कुल सिमिलर रहेगा इसका, लेकिन चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट है इस डायरेक्शन में, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कंडक्टर के अंदर इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन हर केस में थोड़ा थोड़ा ड्रिफ्ट करके थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ता चला जाएगा। तो वापस से जब ये यहां पर पहुंचेगा तो अब ये बिल्कुल एग्जैक्टली अपने ओरिजिनल पोजीशन पर ना पहुंचकर कुछ दूरी, कुछ डिस्टेंस ये कवर कर रहा है। ये जो डिस्टेंस है ये इलेक्ट्रॉन कवर कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसका, सॉरी डिस्टेंस नहीं, डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, यानी कुछ ना कुछ इसका नेट डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है, जो नेट डिस्प्लेसमेंट है इस केस में ये इसका 0 के बराबर नहीं है, और जब नेट डिस्प्लेसमेंट 0 के बराबर नहीं है तो जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज वेलोसिटी भी 0 के बराबर नहीं है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में, इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में जो इस ऑब्जेक्ट की एवरेज वेलोसिटी है, इस इलेक्ट्रॉन की एवरेज वेलोसिटी है, उसे हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। अब इस तरीके से ये तो सिर्फ इस इलेक्ट्रॉन की ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गई, इस तरीके से बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स यहां पर प्रेजेंट हैं और वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, यानी कि ओवरऑल मिलाएंगे तो पूरे कंडक्टर की आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वो मिल जाएगी। अब एक कंडीशन समझिए कि इनिशियली हम कहते हैं कि जैसे ये दो केसेस तो आप, आई होप आप समझ चुके हैं। ठीक है, तो आगे देखिए क्या हो रहा है कि जब ये इलेक्ट्रॉन आपका इस तरीके से मूव कर रहा है, ठीक है, तो किसी ना किसी कोलिजन के बाद इस इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट हो, इसको मैं पूरा अब यहां पर सिंप्लीफाई कर दूं अगर, तो इसको मैं छोटा सा बना रहा हूं, ठीक है, या थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन है बच्चों, ये यहां से अपनी जर्नी शुरुआत कर रहा है और यहां पहुंच रहा है। उसी तरीके से दूसरा इलेक्ट्रॉन होगा वो भी अपनी जर्नी यहां से शुरुआत करके यहां पहुंच जाएगा ड्रिफ्ट करके। इस तरीके से जितने भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो सारे ड्रिफ्ट करके और आगे की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ेंगे। तो जस्ट आफ्टर कोलिजन, जस्ट किसी भी कोलिजन के ठीक बाद, चूंकि इलेक्ट्रॉन का मोशन रैंडम होगा, तो इमेजिन करिए कि 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, कोलिजन के ठीक बाद सबका मोशन रैंडम है, सबकी वेलोसिटी रैंडम है, तो उन सब की जो एवरेज वेलोसिटी वो कितनी आएगी? 0, यानी ठीक कोलिजन के बाद इनकी एवरेज वेलोसिटी 0 होगी। यानी अगर आप पहले, और क्या हो रहा है कि थोड़ा समय गुजर रहा है तब ये इलेक्ट्रॉन जो कुछ आगे की तरफ, कुछ ना कुछ नेट वेलोसिटी से आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो आप क्या इक्वेशन लगा सकते हैं फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के लिए? क्या आप इक्वेशन लिख सकते हैं कि जो पहले इलेक्ट्रॉन की बाद में जो वेलोसिटी है वो होनी चाहिए इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस जो भी इसका एक्सेलरेशन है मल्टीप्लाइड बाय जितना टाइम लग रहा है, इसको मान लेते हैं t1। ये पहले इलेक्ट्रॉन के लिए मोशन होगा कि फाइनल वेलोसिटी t1 टाइम के बाद फाइनल वेलोसिटी जो है इसका वो u1 प्लस at1 के बराबर होना चाहिए। यानी आप समझिए कि ये इलेक्ट्रॉन यहां पर किसी टाइम पे था और कुछ समय गुजरने के बाद ये यहां पहुंच गया, इतना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसका। ठीक है, मान लेते हैं हमने इसको सिंप्लीफाई कर दिया है, ये एक्चुअल मूवमेंट नहीं है, एक्चुअल मूवमेंट ये है, लेकिन बाकी सारा तो हमें कोई लेना देना नहीं है, हमें तो सिर्फ यहां से यहां शिफ्ट हुआ इसके डिस्प्लेसमेंट को देखना है। तो मान लेते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस इलेक्ट्रॉन का है, ये यहां पर पहले था और फिर यहां पहुंच गया, यहां पहुंचने के बाद ऐसा कोई ना कोई कोलिजन हो रहा है। तो भाई अगर यहां पर इसकी वेलोसिटी इनिशियली u1 थी, तो t1 टाइम के बाद अगर ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंचा है तो यहां पर इसकी वेलोसिटी कितनी होनी चाहिए? तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v1 इज इक्वल्स टू u1 प्लस at1 होगा। उसी तरीके से जो सेकंड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हम इक्वेशन लिख सकते हैं v2 इज इक्वल्स टू u2 प्लस at2। और ऐसे ही करते करते जो nth इलेक्ट्रॉन है बच्चों, उस nth इलेक्ट्रॉन के लिए इक्वेशन क्या हो जाएगा? vn इज इक्वल्स टू un प्लस a इंटू tn। ठीक है, जहां पहले इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां ड्रिफ्ट करने में टाइम लगा है t1, दूसरे को यहां से यहां ड्रिफ्ट करने में टाइम लगा है t2, ऐसे ही सबको t3 t4 इस तरीके से लग रहा है।
अब अगर मैं इन सब को ऐड कर दूं, अगर मैं इन सबको ऐड कर दूं तो लेफ्ट हैंड साइड मेरा हो जाएगा v1 प्लस v2 और ऐसे करते करते vn। ये किसी फाइनल टाइम पे, मतलब बाद के टाइम पे, ये सारे वेलोसिटीज का सम है। ये हो जाएगा इक्वल्स टू u1 प्लस u2 प्लस डॉट 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 प्लस un, ठीक है, प्लस a इंटू t1 प्लस t2। अगर सबको ऐड करेंगे तो यही आएगा, डॉट डॉट डॉट। इसको थोड़ा नीचे लिखते हैं, प्लस a इंटू t1 प्लस t2 प्लस डॉट 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 प्लस tn। ठीक है, ये सारे इलेक्ट्रॉन्स की वेलोसिटी का सम हो गया है ना। तो अब क्या करते हैं, हमें क्या चाहिए, एवरेज वेलोसिटी चाहिए, राइट। तो एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, सारे वेलोसिटीज को ऐड करके और जितने नंबर्स हैं इलेक्ट्रॉन्स के उससे डिवाइड कर दो। n नंबर है इसलिए लेफ्ट हैंड साइड हमने n से डिवाइड किया, तो राइट हैंड साइड भी n से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये सारे वेलोसिटी का जो सम है और फिर उसको n से डिवाइड करने का मतलब ये किसी फाइनल वेलोसिटी का एवरेज ले रहे हैं। इसी फाइनल वेलोसिटी के एवरेज को हम लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं। ये तो आपका 0 के बराबर होगा, क्यों, क्योंकि ये कोलिजन के ठीक बाद की वेलोसिटी है, और कोलिजन के ठीक बाद चूंकि सारे कोई पता तो है नहीं कि इस कोलिजन के बाद ये इलेक्ट्रॉन इधर ही मूव करेगा, कह तो नहीं सकते हैं। यानी हर एक इलेक्ट्रॉन का कोलिजन के बाद जो मोशन है वो रैंडम है। तो रैंडम होने का मतलब क्या है, कोई भी चीज जो रैंडम है उसका एवरेज 0 होता है। तो इसलिए ये आपका हो गया इक्वल्स टू 0, हटा देते हैं, a इंटू ये पूरा एवरेज टाइम है। इस एवरेज टाइम को मैं टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, जहां टाउ मेरा रिलैक्सेशन टाइम, टाउ क्या कहते हैं, रिलैक्सेशन टाइम। व्हाट डू यू मीन बाय रिलैक्सेशन टाइम, जितने भी इलेक्ट्रॉन्स का जो ड्रिफ्टिंग है उस ड्रिफ्टिंग में हर एक इलेक्ट्रॉन का अलग अलग टाइम है, ठीक है। उन सारे टाइम का जो एवरेज है उसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। आप कह सकते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रॉन था, उसके बाद इसका कोलिजन अगर ऑन एन एवरेज देखें तो यहां हो रहा है, अगर इस तरीके से अगर वो ड्रिफ्ट कर रहा है तो दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच का जो टाइम है उन सारे टाइम का एवरेज, इसे हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। अब मुझे बताइए कि अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स जो कि मास इंटू एक्सेलरेशन है वो कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग माइनस ई इंटू ई, इतना फोर्स लगेगा ना। हर एक इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में माइनस ई इंटू ई फोर्स, चार्ज इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड, इतने फोर्स से ड्रिफ्ट कर रहे हैं। तो यहां से एक्सेलरेशन हमारा कितना हो जाना चाहिए, माइनस ई अपॉन एम। अगर मैं एक्सेलरेशन की जगह माइनस ई अपॉन एम लिखूं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी मेरा हो जाएगा माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। दिस इज द फॉर्मूला फॉर ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन अ कंडक्टर। यानी आप समझ सकते हैं कि अभी तक हम लोग ये सोचते आ रहे थे कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो कंडक्टर में बहुत स्मूथली फ्लो करते हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं। इलेक्ट्रॉन्स कंडक्टर में स्मूथली नहीं फ्लो करते बल्कि ड्रिफ्ट करते हैं। यानी पहले आगे बढ़ रहे हैं इस तरीके से, फिर यहां रुक गए, ठीक है, फिर थोड़ी देर के बाद फिर आगे बढ़े, फिर रुक गए, फिर आगे बढ़े, फिर रुक गए। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन्स जो है वो धीरे धीरे करके ड्रिफ्ट करते हैं, दे डोंट सिंपली मूव स्मूथली। और ये जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ये माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ यानी इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर डिपेंड करता है। ज्यादा इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप देखें तो ज्यादा फोर्स लगेगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ज्यादा होगी, ठीक है। और एक रिलैक्सेशन टाइम के ऊपर डिपेंड करता है, ई बाई एम, तो ये तो एक कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी है इलेक्ट्रॉन का। इलेक्ट्रॉन जब कंडक्टर के अक्रॉस फ्लो करता है तो वो ड्रिफ्ट करता है। ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी बहुत कम है एज कंपेयर टू द एक्चुअल स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का स्पीड इधर बहुत तेजी से गया, इधर बहुत तेजी से गया, इधर बहुत तेजी से गया, लेकिन जो इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इतने पूरे समय के बाद बस इतना डिस्प्लेसमेंट है, उसको उस पूरे टाइम से डिवाइड कर दीजिए, वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका निकल कर आएगा। तो इसको आप नोट कर ले बच्चों, यहीं से फिर हम आगे कुछ और इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो है वो फाइंड आउट करेंगे। पहले आप इसको कर ले, यहां से हम लोग एक्चुअली ओम्स लॉ को प्रूव करने जा रहे हैं, ठीक है। और वहां से रेजिस्टेंस का फॉर्मूला, रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला हम निकालेंगे। इंटरेस्टिंग, इसको आप पहले नोट कर लें। ठीक है बच्चों,
तो हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन, सॉरी नॉट एक इलेक्ट्रॉन, एक कंडक्टर में जब इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं वो आयंस के साथ कोलाइड करते हैं। आयंस के साथ कोलाइड करने की वजह से उनकी डायरेक्शन चेंज होती है, और इस पूरे प्रोसेस के दौरान इलेक्ट्रॉन्स जो है धीरे धीरे इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में आगे की तरफ ड्रिफ्ट करते हैं। जिस वेलोसिटी से इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट करते हैं वो वेलोसिटी हमारा ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd है, जिसका फॉर्मूला हमारा है -e/m/टाउ, जहां टाउ हमारा रिलैक्सेशन टाइम होता है। किसी भी दो सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो इलेक्ट्रॉन का टाइम है, उस टाइम का जो एवरेज है, उस एवरेज को हम लोग रिलैक्सेशन टाइम कहते हैं। इसको टाउ सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इसको हम यूज करेंगे, जैसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। अब फिर से कंसीडर करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है। ठीक है, कंसीडर करिए कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, ये एक कंडक्टर हमारे पास है और इस कंडक्टर में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं जो आगे की तरफ फ्लो कर रहे हैं। अब जब आप इसके अक्रॉस इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करेंगे E, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो इलेक्ट्रॉन कह लें या हम लोग पॉजिट्रॉन कंसीडर करते हैं, क्योंकि हम लोग इलेक्ट्रॉन के ऑपोजिट डायरेक्शन के मोशन को कंसीडर करते हैं। ठीक है, तो हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक कंडक्टर है और इस कंडक्टर पे के थ्रू हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई कर रखा है। इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने की वजह से बच्चों ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आगे की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। सपोज करें कि हमारे पास ये एक क्रॉस सेक्शन एरिया है। अब इस क्रॉस सेक्शन पे भी कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे मौजूद होंगे ना। ये यूं कह ले कि इस क्रॉस सेक्शन के ठीक पहले कुछ इलेक्ट्रॉन्स हमारे होंगे प्रेजेंट। ड्रिफ्ट होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स इस क्रॉस सेक्शन के थ्रू पार करेंगे, है ना, क्रॉस कर जाएंगे इस क्रॉस सेक्शन को। सपोज करें कि डेल्टा टी टाइम में या dt टाइम में, ठीक है, इन टाइम dt, या पहले आप, हाँ ठीक है, dt टाइम में सपोज करें कि ये इलेक्ट्रॉन यहां से यहां पहुंच जाते हैं, तो ये डिस्टेंस हमारा कितना होगा ये हम जानना चाहते हैं। तो उसके लिए कंसीडर करें कि हमारे पास एक कंडक्टर है। कंसीडर अ कंडक्टर। कैसा कंडक्टर कंसीडर किया है? एक कंडक्टर हमने कंसीडर किया है जिसमें कि n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट या n नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है। यानी कोई भी एक यूनिट वॉल्यूम को उठाकर देखें और उस यूनिट वॉल्यूम में जितने इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है अगर उसे आप काउंट करते हैं तो वो आपका n है। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आप समझिए पहले। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम हमारा प्रेजेंट है। ठीक है, और ये सारे इलेक्ट्रॉन्स कितने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं? vd इसकी ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ठीक है, और मान लेते हैं कि हमने इस इलेक्ट्रॉन को dt टाइम तक फ्लो करने के लिए छोड़ रखा है। तो dt टाइम में vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी के साथ ये इलेक्ट्रॉन कितना डिस्टेंस कवर करेंगे। यानी अगर ये इलेक्ट्रॉन्स यहां से मूव करके यहां आ गए तो इसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन्स इसके थोड़े पीछे होंगे, फिर उसके पीछे वाले इलेक्ट्रॉन इसके थोड़े पीछे होंगे। यानी कि पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉन का पूरा स्ट्रक्चर है वो कुछ डिस्टेंस से आगे की तरफ शिफ्ट कर जाएगा इस इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में। ये डिस्टेंस जो हमारा है बच्चों, स्पीड इंटू टाइम, यही तो डिस्टेंस होता है। यानी कि ये हमारा vd इंटू dt, इतना डिस्टेंस जो है इलेक्ट्रॉन्स जो है कवर कर लेंगे। ठीक है, और ये जो कंडक्टर हमने कंसीडर किया है, इस कंडक्टर का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो कैपिटल A हमें दे रखा है। कैपिटल A हमारा क्या है? इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया। क्लियर है? तो आप समझिए कि हमने कंसीडर किया है कि हमारे पास एक कंडक्टर है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में इलेक्ट्रॉन्स जो वो ड्रिफ्ट कर रहे हैं vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से dt टाइम तक के लिए, और ये कंडक्टर कुछ इस तरीके का है कि इसका क्रॉस सेक्शन एरिया A के बराबर है। और हमने एक ऐसा कंडक्टर चूज किया है जिसमें n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम प्रेजेंट है। तो जब ये इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट करेंगे
तो जो डिस्टेंस ये ट्रैवल करेंगे, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन टाइम dt, ये डिस्टेंस आपका हो जाएगा इक्वल्स टू vd इंटू dt होगा। तो आप मुझे बताइए कि ये जो दो क्रॉस सेक्शन मैंने बताया है जिस दौरान इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं, इस पूरे क्रॉस सेक्शन में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आपके प्रेजेंट होंगे, क्योंकि इतने ही इलेक्ट्रॉन्स इतना डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो इतने dt टाइम में जब इतना कवर हो रहा है डिस्टेंस, तो इस क्रॉस सेक्शन से लेकर इस क्रॉस सेक्शन के बीच में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे। सो व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ दिस क्रॉस सेक्शन? तो वॉल्यूम ऑफ, तो ये जो वॉल्यूम हमारा निकल कर आएगा, ये वॉल्यूम क्या होता है? एरिया इंटू डिस्टेंस। तो एरिया हमारा है a इंटू डिस्टेंस यानी vd इंटू dt। इतना वॉल्यूम हमारा ऑक्यूपाई कर ले रहे हैं चार्जेस जो आगे की तरफ शिफ्ट हुए इन दो क्रॉस सेक्शन के बीच में। ठीक है, तो टोटल कितने नंबर ऑफ कैरियर्स हैं इस वॉल्यूम में? टोटल नंबर ऑफ कैरियर्स इन दिस वॉल्यूम, टोटल कितने नंबर ऑफ कैरियर्स हैं बच्चों इस वॉल्यूम में? तो टोटल कैरियर कितने हो जाएंगे भाई? n हमारा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम है, तो एक यूनिट वॉल्यूम में n इलेक्ट्रॉन्स है, दो यूनिट वॉल्यूम में कितने हो जाएंगे? n प्लस n यानी 2n, तीन यूनिट वॉल्यूम में n प्लस n प्लस n 3n। तो इतने यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर ऑफ कैरियर्स होने चाहिए? n इंटू a vd dt। अब हर एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज होता है e, तो एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज अगर e है तो दो इलेक्ट्रॉन के ऊपर टोटल चार्ज कितना हो जाएगा? 2e। तीन इलेक्ट्रॉन के ऊपर 3e। लेकिन इस वॉल्यूम में ये वॉल्यूम कैसे निकला? देखिए लेंथ हमें पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया पता है, तो लेंथ यानी डिस्टेंस पता है, क्रॉस सेक्शन एरिया a पता, तो वॉल्यूम हमने निकाल लिया। अब इस गिवन वॉल्यूम में कितने चार्जेस, कितने कैरियर्स प्रेजेंट हैं, तो इस वॉल्यूम को हमने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दिया, इतने कैरियर प्रेजेंट है। अब हर एक कैरियर के ऊपर इलेक्ट्रॉन का चार्ज है -e, तो टोटल चार्ज इस कैरियर का कितना हो जाएगा? -e इंटू NaVd इंटू dt। ये हमारा टोटल चार्ज हो जाएगा ना, इस टोटल चार्ज को मैं dq कह रहा हूं, तो dq हमारा क्या है? -e NaVd इंटू dt। और अगर मैं इस dt को इधर ले आऊं तो dq अपॉन dt जो कि मेरा करंट I के बराबर होगा, ये कितना हो जाएगा? -e Na इंटू Vd होना चाहिए बच्चों। इतना करंट हमारा इस कंडक्टर के अक्रॉस इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लो कर रहा है। और इसे मैं कैसे लिखता हूं देखिएगा, यहां पर मैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला यहां पर पुट कर देता हूं। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा क्या? -e अपॉन m इंटू टाउ, तो -e Na तो हमारा पहले से है इंटू -e अपॉन m इंटू टाउ। इसे कैसे लिख सकते हैं? ये हमारा हो जाएगा करंट I इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो गया, एक n है, e दो बार है तो ne स्क्वायर, ठीक है, ne स्क्वायर, टाउ भी हमारा प्रेजेंट है, ऑलराइट, a हमारा प्रेजेंट है अपॉन m, ठीक है, और उसके बाद फिर इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा प्रेजेंट है। लेकिन हम लोग जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग लिख सकते हैं इक्वल्स टू v बाई एल, लिखा जा सकता है। तो यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह मैं लिख दे रहा हूं v अपॉन एल। क्लियर है बच्चों? और अब मैं क्या कर रहा हूं कि इस v को इस साइड छोड़कर बाकी सारी चीजों को उस तरफ भेज दे रहे हैं, तो v हमारा क्या हो जाएगा? m इंटू एल, ठीक है, अपॉन n e स्क्वायर टाउ, ठीक है, इंटू एल बाई ए होना चाहिए। देखिए m ऊपर गया, ऊपर आ गया, n e स्क्वायर टाउ नीचे आ गया, l ऊपर चला गया, a नीचे आ गया। ये हमारा v इज इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए के बराबर आ रहा है। या फिर आप इसको भी छोड़ दीजिए, इससे पहले आप एक और इक्वेशन देखिए, इससे पहले एक और इक्वेशन, मैं इसी इक्वेशन को लिख रहा हूं, I इज इक्वल्स टू एन ई स्क्वायर टाउ ए अपॉन एम एल इंटू वी।
ठीक है, अब बाकी चीजों को अगर उधर भेज दें तो इस इक्वेशन को ऐसे लिख सकते हैं, v इज इक्वल टू एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए मल्टीप्लाइड बाई आई। इसे मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देता हूं। और एक इक्वेशन आपको याद होगा, v इज इक्वल टू आई आर। क्या ये इक्वेशन v इज इक्वल टू आई इंटू आर के बराबर नहीं? v इज इक्वल टू आई, r कांस्टेंट होता है। देखिए m कांस्टेंट है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, l इस कंडक्टर का लेंथ कांस्टेंट है एक गिवन कंडक्टर के लिए, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम एक गिवन कंडक्टर के लिए कांस्टेंट है, e इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट है, एक कांस्टेंट टेंपरेचर पर रिलैक्सेशन टाइम भी कांस्टेंट होगा और एरिया भी कांस्टेंट है। यानी ब्रैकेट के अंदर पूरा टर्म कांस्टेंट है, तो ये v इज इक्वल टू आई इंटू आर नहीं है, ये आपका एक्चुअल ओम्स लॉ है। ठीक है, ये आपका एक्चुअल ओम्स लॉ। अगर कंपेयर करें तो यहां से रेजिस्टेंस जो हमारा है वो निकल कर आएगा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ इंटू एल बाई ए। ठीक है, अगर इसको कंपेयर करें इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को कंपेयर करें तो आपको ये इक्वेशन नंबर 4 मिलेगा, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला। और एक फॉर्मूला रेजिस्टेंस का भी हमारे पास था, रो एल बाई ए। अगर इक्वेशन 4 और इक्वेशन 5 को कंपेयर करें तो यहां से जो रो हमारा है वो आएगा इक्वल्स टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू टाउ। इस फॉर्मूले को अगर आप ध्यान से देखें बच्चों तो आप देख सकते हैं कि रेजिस्टेंस आपका लेंथ और एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, यानी डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ज्योमेट्री के ऊपर डिपेंड करता है। दूसरा m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, ये तो आपका एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। m एक कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है उसका मास, ये तो कांस्टेंट है। n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, वो तो कंडक्टर के मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा कितने नंबर होने चाहिए पर यूनिट वॉल्यूम। ये इलेक्ट्रॉन का चार्ज, टाउ रिलैक्सेशन टाइम, जो उस कंडक्टर में जो आयंस किस तरीके से स्प्रेड है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। यानी ये ब्रैकेट में जो टर्म है ये सिर्फ और सिर्फ एक मटेरियल के ऊपर डिपेंड करता है और वो आपका रेजिस्टिविटी के बराबर है। उसके अलावा आप एक चीज देखिए, हमने एक टर्म डिफाइन किया था, कंडक्टिविटी किया था। कंडक्टिविटी हमारा रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि ये एन ई स्क्वायर टाउ अपॉन एम के बराबर होगा। ठीक है, तो ये रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ गया, ये देखिए रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आ गया और ये आपका ओम्स लॉ आ गया। क्लियर है? एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, इसको आप समझ लें अच्छे से। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग इस पे बेस्ड कुछ सवाल भी करेंगे। तो देखिए यहां पर हमने कंसीडर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला हमें मिल चुका है, यहां तक आप समझ गए हैं। हमने कंसीडर किया कि हमारे पास एक कंडक्टर है, जिस कंडक्टर के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम स्मॉल एन है और इलेक्ट्रिक फील्ड ई अप्लाई होने की वजह से वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं वीडी ड्रिफ्ट वेलोसिटी से। हमने पूरा पिक्चर dt टाइम के लिए देखा है और इस कंडक्टर का क्रॉस सेक्शन एरिया है a। तो अगर ये सारे इलेक्ट्रॉन्स सेम डायरेक्शन में vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करेंगे तो इस dt टाइम में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे? vd इंटू dt डिस्टेंस कवर करेंगे। अब सपोज करें कि ये सारे इलेक्ट्रॉन्स इस तरीके से थे, ठीक है, अब ये आगे vd dt डिस्टेंस कवर कर चुके हैं, तो वो जो vd dt डिस्टेंस कवर किया है उस डिस्टेंस में जो टोटल वॉल्यूम आपका ऑक्यूपाई हो रहा है वो है डिस्टेंस इनटू एरिया। वॉल्यूम निकल कर आ गया, लेंथ इनटू एरिया। इतना वॉल्यूम जो है वो जो कैरियर्स मूव कर रहे हैं उन्होंने ऑक्यूपाई कर रखा है। अब इस वॉल्यूम में टोटल कितने कैरियर्स होंगे? तो भाई एक यूनिट वॉल्यूम में n नंबर ऑफ कैरियर्स हैं, तो इस पूरे वॉल्यूम में n इंटू ए वीडी dt इतने कैरियर्स होने चाहिए और हर एक कैरियर के ऊपर चार्ज है -e, तो टोटल चार्ज हो जाएगा -e na vd इंटू dt होना चाहिए। और ये जो टोटल चार्ज है इसको हम dq के बराबर लिख रहे हैं। dt को हम यहां से इधर ले गए, ये dq बाई dt हमारा करंट होता है, करंट निकल कर आ गया बच्चों। और फिर vd की जगह हमने ये फॉर्मूला पुट कर दिया है और हमने इसको सिंप्लीफाई की, हमारा आ गया ne स्क्वायर टाउ a अपॉन ml इंटू v। v को मैंने बाहर लिखा, बाकी चीजों को ब्रैकेट के अंदर लिखा और फिर इन चीजों को हम उस साइड ले जा रहे हैं। ml न्यूमरेटर में आ गया और ये न्यूमरेटर वाला टर्म डिनोमिनेटर में आ गया। आप नोटिस कीजिए, एक इक्वेशन था हमारा ओम्स लॉ v इज इक्वल टू आई इंटू आर, जहां r हमारा कांस्टेंट होता है और इस ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है वो भी एक कांस्टेंट है। तो इसका मतलब कि यही हमारा ओम्स लॉ है।
कंपेयर करने पर ये हमारा रेजिस्टेंस निकल कर आ जाएगा। और रेजिस्टेंस देखिए है भी ये लेंथ एरिया के ऊपर डिपेंड कर रहा है, और एक ये जो ब्रैकेट के अंदर टर्म है सिर्फ मटेरियल के ऊपर, m और e स्क्वायर तो खैर यूनिवर्सल कांस्टेंट है, n मटेरियल के ऊपर डिपेंड करेगा। कॉपर में हर एक यूनिट वॉल्यूम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अलग होंगे, और सिल्वर में अलग होंगे, गोल्ड में अलग होंगे, प्लैटिनम में अलग होंगे। ठीक है, तो ये इसको हमने रेजिस्टिविटी यहां से नोट कर लिया। रेजिस्टिविटी का जो रेसिप्रोकल है वो हमारा कंडक्टिविटी हमने नोट कर लिया। ये हमारा ओम्स लॉ है, इसको याद रखिएगा। V इज इक्वल टू आई आर में R हमारा ये होता है। तो यहां से आप रेजिस्टेंस का भी फॉर्मूला लिख लें, रेजिस्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख लें, कंडक्टिविटी का भी फॉर्मूला लिख लें। चलिए बच्चों, इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए बच्चों, एक सवाल देखते हैं। एक न्यूमेरिकल है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पे। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अ कॉपर वायर, आप क्वेश्चन नोट करते चले। अ कॉपर वायर हैज रेजिस्टेंस, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है 10 ओम। ठीक है, 10 ओम एंड क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1 मिलीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। कह रहा है कि अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट का अप्लाई करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस कितने वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं 10 वोल्ट का अप्लाई कर रहे हैं, सो यू हैव टू कैलकुलेट द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। n भी आपको गिवन है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपको गिवन है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। तो कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 10 ओम है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर है। अगर हम 10 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस इस वायर के अक्रॉस अप्लाई करते हैं तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारी कितनी होनी चाहिए, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम आपको 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 दिया हुआ है। तो देखिए समझने वाली बात है कि हमें गिवन है रेजिस्टेंस। ठीक है, हमें रेजिस्टेंस गिवन है, कितना दिया है 10 ओम, पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है 10 वोल्ट, जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो हमें दिया 1 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी कि इसको आपको मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। 1 मिलीमीटर होता है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, उसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -6 मीटर स्क्वायर। ठीक है, और आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम n दे रखा है 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, आपसे कह रहा है कि यू हैव टू फाइंड द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो हमें अब सोचना पड़ेगा कि भाई ड्रिफ्ट वेलोसिटी को फाइंड करने के लिए हमारे पास कौन कौन से फॉर्मूले हैं। तो एक तो फॉर्मूला हमारे पास है बच्चों, जो डायरेक्ट फॉर्मूला हमारा बनता है जो हमने अभी डिराइव किया था। ठीक है, एक फॉर्मूला हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी Vd इज इक्वल टू -E अपॉन m इंटू टाउ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड, हमें पोटेंशियल डिफरेंस तो गिवन है लेकिन लेंथ हमें गिवन नहीं है, तो यहां पर V बाई L करके भी हम लोग फाइंड कर सकते थे, रिलैक्सेशन टाइम गिवन नहीं है, तो ये फॉर्मूला तो हमारा अप्लाई नहीं हो सकता है। एक और फॉर्मूला याद कीजिए, हमने फाइंड किया था कि करंट I इज इक्वल टू NEAVD, फाइंड आउट किया था ना। यहां पर अगर मैं I की जगह ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग I की जगह V बाई R पुट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू IR, तो I इज इक्वल टू V बाई R। अब देखिए V गिवन है, R गिवन है, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज हमें पता है, एरिया गिवन है, तो Vd यहां से नहीं निकाल लेंगे। तो Vd का फॉर्मूला जो हमें मिलता है वो है V अपॉन R n इंटू E इंटू A। ठीक है, ये V क्या है, ये V हमारी वेलोसिटी है, ये Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी, सॉरी ये V पोटेंशियल डिफरेंस है, ये Vd ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमारा कितना आ जाएगा बच्चों, ये आ जाएगा V की जगह आप लिख लीजिए 10 डिवाइडेड बाई R की जगह लिख लीजिए 10 इंटू 8 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 इंटू
E की जगह 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 19 इंटू A की जगह 10 रेज टू द पावर माइनस 6। ये 10 से 10 कट गया। अब VD आपका क्या हो जाएगा, देखिए 10 रेज टू द पावर माइनस 19 और माइनस 6 हो जाएगा 10 रेज टू माइनस 25 और 10 रेज टू 28 है तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर 3। ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर माइनस 3। तो आपका नीचे आ रहा है 1/8 इंटू 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। ठीक है, ये डेसिमल हटाएंगे तो ऊपर 10 आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो VD को आप लिख सकते हैं एज 10/16 इंटू 8 हमारा कितना, 16 इंटू 8 हमारा होता है 128, राइट, इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3। अब अगर मैं ऊपर 100 से कैलकुलेशन इजी करने के लिए और नीचे 100 से दोनों मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं 100 से, तो उस केस में VD हमारा क्या हो जाएगा, ये 100 जब 10 से मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा 1000 इंटू ये 10 से 0 ऊपर जाएगा 10 से माइनस 2 हो जाएगा, माइनस 3 पहले से है 10 रेज टू द पावर माइनस 5 अपॉन 128। अब जरा 128 को आप करके देखिए 1000 से, तो कुछ 7 टाइम्स करके देखते हैं। 128 इंटू 7, 7 8 जा 56, कैरी ओवर 5, 7 2 जा 14 और 5 19, कैरी ओवर 1 896 आ रहा है ना। यानी कि ये एक तो जाएगा 7 टाइम्स, डेसिमल कितना, ये कितना बच रहा है 104, यानी फिर से ये 7 टाइम्स जाएगा तो 7.7 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी है ना इसलिए मीटर पर सेकेंड, ये ड्रिफ्ट वेलोसिटी आपका निकल कर आ गया। ठीक है बच्चों, चलिए इसको आप नोट कर लीजिए, इस सवाल को आप नोट कर लें पर। तो बच्चों ये एक सवाल है, ये आपके घर पे करने के लिए सवाल है। क्वेश्चन कह रहा है कि एक कॉपर वायर है जिसका रेजिस्टेंस 30 ओम है, क्रॉस सेक्शन एरिया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में आप कन्वर्ट करेंगे। कह रहा है कि अगर उस कंडक्टर में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस हम अप्लाई करते हैं और उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इतने ड्रिफ्ट वेलोसिटी से चार्जेस जो मूव करते हैं, नंबर ऑफ चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम भी गिवन है, तो आपसे वो पोटेंशियल डिफरेंस पूछ रहा है कितना होगा। तो फिर से I इज इक्वल्स टू NEAVD। ठीक है, यहां पर I जो है हमारा V अपॉन R के बराबर होता है, इस फॉर्मूले को यूज करके, और पोटेंशियल डिफरेंस जो है आप कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए इस सवाल को आप नोट कर लें, होमवर्क के तौर पे आप इसको करेंगे। ये क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। क्वेश्चन है कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड। क्वेश्चन नोट करते चले मेरे साथ। कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर, इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ कॉपर वायर ऑफ क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर। एक कॉपर वायर है जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 2 मिलीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, इसके थ्रू जो करंट फ्लो कर रहा है वो 1 एम्पियर कर रहा है। ठीक है, और कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि जो कंडक्टिविटी है उस कॉपर वायर का, जो कंडक्टिविटी है वो कंडक्टिविटी आपको गिवन है 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। ठीक है, महो मीटर इनवर्स। यू हैव टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक फील्ड। तो याद करिए हमने इलेक्ट्रिक फील्ड का एक फॉर्मूला फाइंड आउट किया था। इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल्स टू रो इनटू करंट डेंसिटी, या फिर आप कह सकते हैं करंट डेंसिटी इज इक्वल्स टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइंड आउट किया था। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, यहां से देखिए कंडक्टिविटी हमें गिवन है, ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा करंट डेंसिटी पर यूनिट कंडक्टिविटी नहीं लिखा जा सकता है, और करंट डेंसिटी हमारा होता है करंट पर यूनिट एरिया।
तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया ना, I अपॉन A इंटू सिग्मा। देखिए I हमें गिवन है, A गिवन है और ये सिग्मा गिवन है। तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों? तो इलेक्ट्रिक फील्ड करंट हमारा है 1 एम्पियर। A हमारा कितना है? A हमारा गिवन है 2 मिलीमीटर स्क्वायर, यानी 2 इंटू 10 रेज टू द पावर -6। 1 मिलीमीटर होता है 10 रेज टू द पावर -3 मीटर, या मिलीमीटर स्क्वायर है 10 रेज टू -6 मीटर स्क्वायर इंटू 6.25 इंटू 10 रेज टू द पावर 7। अब देखिए 6.25 को अगर 2 से आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आपका हो जाएगा 12.5, और 10 रेज टू -6 इंटू 10 रेज टू 7 होता है 10 रेज टू द पावर 1, ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -1। ठीक है, अब इसे मैं अगर ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दूं तो ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा 1 इंटू 100 हो गया 100 अपॉन 12.5 इंटू 10 रेज टू -1 था, ये 10 रेज टू 2 ऊपर जाएगा तो टोटल हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -3, और 12.5 को 100 से अगर डिवाइड करते हैं, 100 को अगर 12.5 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका आता है 8, यानी 8 इंटू 10 रेज टू द पावर -3 इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड, न्यूटन पर कूलम आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आपकी जनरेट हो रही है इस कॉपर वायर के अक्रॉस। ठीक है बच्चों, इजी सवाल था, इसको आप नोट कर लीजिए। एक सवाल है बच्चों, क्या आपको कह रहे हैं कि एक कॉपर वायर है, ठीक है, एक कॉपर वायर है, उस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी आपको गिवन, कितनी है रेजिस्टिविटी? 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर, ये इस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी है। और कह रहे हैं इस कॉपर वायर में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम को हम लोग नंबर डेंसिटी भी कहते हैं। तो नंबर डेंसिटी जो है कॉपर वायर का वो गिवन है 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है प्रेजेंट हैं आपके। ठीक है, कह रहे हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -19 है, और इलेक्ट्रॉन का जो मास है अगर वो 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 किलोग्राम्स है। ठीक है, तो उस केस में, अच्छा, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी भी आपको दिया हुआ है, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी कह रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर 1.6 into 10 raised to the power -4 meter per second. You have to find, what do you have to find? You have to find the relaxation time. एक तो रिलैक्सेशन टाइम आपको फाइंड करना, दूसरा आपको फाइंड करना है मीन फ्री पाथ। मीन फ्री पाथ जो है बच्चों, मीन फ्री पाथ को हम लोग लैम्डा सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं। दो इलेक्ट्रॉन सक्सेसिव कोलिजन के बीच में जो दूरी, जो डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं वो मीन फ्री पाथ होता है, और ये किसके बराबर होगा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी इनटू रिलैक्सेशन टाइम। रिलैक्सेशन टाइम दो कोलिजन के बीच का टाइम, उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मल्टीप्लाई करेगा तो डिस्टेंस निकल कर आएगा दो कोलिजन के बीच का। तो ये आपको मीन फ्री पाथ कैलकुलेट करना और आपको टाउ कैलकुलेट करना। मैं आपको एक बार क्वेश्चन समझाता हूं, क्वेश्चन आप समझ लें, इसके बाद आप कोशिश करिए तो खुद से अटेम्प्ट करने की। क्वेश्चन कह रहे हैं कि हमारे पास एक कॉपर वायर है, जिस कॉपर वायर की रेजिस्टिविटी 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8 ओम मीटर है, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम उस कॉपर वायर में 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स है। अगर इलेक्ट्रॉन का मास और चार्ज आपको गिवन है और कह रहा है कि उस कंडक्टर में किसी न किसी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं और इतनी वेलोसिटी से ड्रिफ्ट कर रहे हैं, तब उनका रिलैक्सेशन टाइम यानी दो कोलिजन के बीच का टाइम कितना होना चाहिए आपको कैलकुलेट करने को बोल रहे हैं। तो देखिए रिलैक्सेशन टाइम के लिए आपके पास फॉर्मूले बहुत सारे हैं, मतलब दो फॉर्मूले हैं हमारे पास। उसमें एक फॉर्मूला हमारा है ड्रिफ्ट वेलोसिटी का,
ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगा इक्वल्स टू माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी हमें पता है, ई पता है, एम पता है, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड हमें गिवन नहीं है। यहां पर पोटेंशियल डिफरेंस और लेंथ भी नहीं गिवन है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह उसको पुट करके सॉल्व कर लें। तो ये फॉर्मूला जो है, इसमें अगर ई आपको पता चले तब तो आप टाउ निकाल सकते, नहीं तो टाउ नहीं निकाल सकते। एक फॉर्मूला और था हमारा, जो कि यहां पे रेजिस्टिविटी गिवन है, इसीलिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला याद करिए, हमने डिराइव किया था। रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला होता है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन m अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। अब यहां से आप टाउ को लिख सकते हैं इक्वल्स टू m अपॉन एन ई स्क्वायर इंटू रेजिस्टिविटी। देखिए m आपको गिवन है, n आपको गिवन है, e आपको गिवन है और रो भी आपको गिवन है। तो पुट करके हम लोग रिलैक्सेशन टाइम निकाल सकते हैं ना। ये रिलैक्सेशन टाइम हमारा क्या होगा, m की जगह हम कितना पुट करेंगे, 9.1 इंटू 10 रेज टू द पावर -31 डिवाइडेड बाई n की जगह हम लोग कितना पुट करेंगे, 8.5 इंटू 10 रेज टू द पावर 28। ई स्क्वायर 1.6 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर होता है 256, यानी ये आप 1.6 का स्क्वायर हो जाएगा 2.56 इंटू 10 रेज टू द पावर, ये -19 है, इसका स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -38। ठीक है, इंटू रो, और रो की वैल्यू गिवन है 1.7 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। तो चलिए ऐसा करते हैं, ये हमारा 9.1 अपॉन 8.5 इंटू 2.5, इसको तो एक साथ लिख लेते हैं। ऊपर हमारा है 10 रेज टू द पावर -31 और नीचे कितना आएगा, देखिए -38 और -8 मिलकर हो गया -46 और ये +28 है, तो ये आपका हो जाएगा -18, यानी ये आपका आ रहा है 10 रेज टू द पावर -18। इसको कट करिए, ये हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -30। ठीक है, अब इसको जरा डिवाइड करना जरा मुश्किल काम है। अब इसको कैसे डिवाइड करें, ये बड़ा कंपरसम है। ठीक है, ये आपका है 9.1 अपॉन 8.5 इंटू 2.56, तो 256 को ऐसा करें, पहले 9.1 को 91 को 85 से डिवाइड करते हैं, तो 1 टाइम्स हो जाएगा 85, कितना है 6, डेसिमल देंगे आएगा 0। ठीक है, 0 देंगे 600, तो ये 7 टाइम्स तो 1.07 आ जाएगा। ठीक ना, 595 आएगा, तो ये आपका हो गया 1.07 अपॉन 256 इंटू 10 रेज टू द पावर -30। अब ये डेसिमल अगर हटा दें तो ये हो जाएगा 107, इसको डिवाइड करना है आपको 256 से, तो एक डेसिमल दे दीजिए तो 0 आ गया। 256 को अगर आप 4 टाइम्स करते हैं, ठीक है, 250 का 4 टाइम्स होता है 1000 और 6 का 4 टाइम्स है 24, यानी कि 1024, तो बच रहा कितना हमारा है 46, एक 0 आ जाएगा। ठीक है, 460 ये सिर्फ 110 यानी 0.41 आ रहा है, ये आपका लगभग 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -13 सेकेंड के बराबर आएगा। ठीक है बच्चों, अच्छा अब इसके बाद हमसे कह रहे हैं कि भैया आप हमें जरा मीन फ्री पाथ जो है वो मीन फ्री पाथ भी कैलकुलेट करके और बताइए। तो ठीक है, तो मीन फ्री पाथ जो हमारा है लैम्डा, ये मीन फ्री पाथ हमारा क्या होता है, वीडी इंटू टाउ। वीडी की वैल्यू है 1.6 इंटू 10 रेज टू द पावर -4 और टाउ की वैल्यू है 0.4 इंटू 10 रेज टू द पावर -30। तो ये आपका हो जाएगा 1.6 इंटू 0.4, 16 4 का होता है 64, यानी कि हो गया 0.64 इंटू 10 रेज टू द पावर -70। अगर आप इसको 10 से मल्टीप्लाई और 10 से डिवाइड कर दें तो 0.64 इंटू 10 हो गया 6.4 इंटू ये 10 ऊपर जाकर हो जाएगा 10 रेज टू द पावर -18 मीटर। ये मीन फ्री पाथ है। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। आज चलिए पहले से नोट कर लें आप।
चलिए बच्चों, ये एक सवाल है, ये आप घर पे करिएगा और याद से जरूर करिएगा। जो सवाल हम लोग यहाँ पर मैं लिखकर आपको देता हूँ घर पे करने के लिए, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि सेम तरीके के सवाल मैं कराता हूं, अगर आप खुद से करेंगे तो फिर वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा आपको कि हाँ ये समझ में आ गया। तो क्वेश्चन कह रहा है कि एक सिल्वर वायर है जिसकी रेजिस्टिविटी 1.6 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम गिवन है 6 इंटू 10⁻28। इलेक्ट्रॉन का चार्ज, इलेक्ट्रॉन का मास गिवन है, और कह रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में वो इलेक्ट्रॉन्स ड्रिफ्ट कर रहे हैं तब उनका रिलैक्सेशन टाइम 2.5 इंटू 10⁻14 सेकेंड है। तो आप ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मीन फ्री पाथ फाइंड करके बताइए। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपके पास देखिए रिलैक्सेशन टाइम गिवन है, आपको ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करना है, ठीक है। तो रिलैक्सेशन टाइम है, रेजिस्टिविटी है, ये सारी चीजें आपके पास प्रेजेंट है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी देखिए आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है। अब देखिए यहां पर जो फॉर्मूला आपका था रेजिस्टिविटी का, आप समझिए रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला क्या था, m अपॉन n e स्क्वायर इंटू टाउ, यही था ना। तो क्या यहां पर अब ये फॉर्मूला लगाने की जरूरत है, हमें फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है ना, हमारे पास टाउ पहले से पता है, ई पता है, n पता है, m पता है, रो निकालने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। या फिर यूं कह लें, थोड़ा सा क्वेश्चन हम लोग चेंज कर देते हैं, तो हमें मान लीजिए रेजिस्टिविटी में नहीं पता, रेजिस्टिविटी आपको फाइंड करना है, ठीक है। सिल्वर वायर के लिए यू हैव टू फाइंड रेजिस्टिविटी। क्या करना है बच्चों, आपको रेजिस्टिविटी जो है सिल्वर वायर के लिए आपको फाइंड करना है। तो चलिए अब ये फॉर्मूला लगाकर आप सिल्वर वायर की रेजिस्टिविटी फाइंड कर लेंगे, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी फाइंड करने के लिए आपने क्या करना है, एक चीज मैं आपको और दे देता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमने अप्लाई कर रखा है वो हमारा है 2 इंटू 10⁻6 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। चलिए यूनिट चेंज करते हैं, न्यूटन पर कूलम भी होता है, वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी माइनस ई अपॉन एम इंटू टाउ। टाउ पता है, ई पता है, ई पता है, एम पता है, निकाल लीजिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकल गया, टाउ निकल गया, तो मीन फ्री पाथ जो है आपका निकल जाएगा। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। आज हम लोग फिलहाल यहीं पर छोड़ते हैं, अगले लेक्चर में हम लोग जब आएंगे तब एक नए टॉपिक को पढ़ेंगे। छोटा सा टॉपिक होगा वो, उस पे बेस हम लोग कुछ सवाल करेंगे। इसको नोट कर लो बच्चों।